हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है एआई करियर एडवाइजर। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एआई करियर एडवाइजर। इस प्रोजेक्ट में काम क्या होगा, ये प्रोजेक्ट आपकी करियर को एडवाइस करेगा, यानी कि आप इसके अंदर अपनी स्किल्स को देंगे और उन स्किल्स के बेसिस पे आपको ये बताएगा कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। ये सब जो काम होगा वो ऑटोमेटिक एआई करके हमें देगा। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस। तो इसमें आपको आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है एआई करियर एडवाइजर, ये हमारी हो गई हेडिंग। और इसके बाद लिखा हुआ इंटरव्यू स्किल एंड इंटरेस्ट टू गेट करियर रिकमेंडेशन, मतलब आप इसके अंदर अपनी स्किल्स को डालेंगे और अपने इंटरेस्ट को डालेंगे और उन स्किल्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको ये जो हमारा मॉडल है, ये जो हमारा एआई मॉडल है, ये आपको बताएगा कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में आपको दिया है योर स्किल्स, तो आप जो स्किल्स डालेंगे वो कॉमा सेपरेटेड में डालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और एचटीएमएल। तो ये हमारी हो गई स्किल्स, यानी इन स्किल्स हमने डाला है और हमें फाइंड करना है, यानी कि ये स्किल्स हमें आती नहीं है। यानी कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो अगर आपको पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और एचटीएमएल अगर आपको आता है, यानी कि आपकी स्किल्स है, तो इसकी बेसिस पे हमें कौन सा करियर रिकमेंड करेगा, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा। जैसे हम यहाँ पे फाइंड करियर पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रिकमेंड कर रहा है रिकमेंडेड करियर्स। इसमें ये 3 करियर को रिकमेंड कर रहा है, पहला डेटा साइंटिस्ट, दूसरा वेब डेवलपर और तीसरा एआई इंजीनियर। और इसका जो मैच स्कोर, यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं, इसके अंदर करियर रिप्रेजेंट करेगा और फिर साथ में मैच स्कोर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये जो हमारे स्किल्स हैं वो वो डेटा साइंटिस्ट से कितना परसेंट मैच हुई हैं। डेटा साइंटिस्ट की वो स्किल्स हमारी मैच हुई हैं 4.3, यानी कि 43% हमारी स्किल्स जो है डेटा साइंटिस्ट के लिए जो मैच हो रही हैं, और वेब डेवलपर के लिए 30% और एआई इंजीनियर के लिए 18%। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हमारी स्किल्स जो डाली है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप लोग डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाएं। और उसके बाद इसमें साफ इसने ये बताया कि डेटा साइंटिस्ट इसके अंदर आपने ये 3 स्किल्स हो गई, लेकिन अगर आपको फुल डेटा साइंटिस्ट करियर चूज करना है तो इसके लिए मिसिंग स्किल्स भी बता रहा है, यानी कि अभी आप कौन सी स्किल्स और हैं जो सीखनी चाहिए। तो ये इसके लिए बता रहा है मिसिंग स्किल्स, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग। अगर आप इन तीनों स्किल के साथ साथ अगर आप ये दोनों भी स्किल सीख लेते हैं तो आपका ये स्कोर 100% हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वेब डेवलपर के लिए जो मिसिंग स्किल्स है वो दिखा रहा है कि अगर आप एज ए वेब डेवलपर करियर चूज करना चाहते हैं तो आपको सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट भी आनी चाहिए। अगर आप ये इंजीनियर में जाना चाहते हैं तो ये आपको डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो और एनएलपी। यानी कि इस प्रोजेक्ट का हमारा जो मेन मोटिव है कि वो ये है कि इसके अंदर अपने स्किल्स डालेंगे और उन स्किल्स के बेसिस पे हमें ये करियर को रिकमेंड करके देगा। तो चलिए थोड़ा इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। यहाँ पर एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की जगह पे अपनी दूसरी स्किल्स डालते हैं। यहाँ पर डाल रहे हैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। तो हमने ये स्किल्स डाली, अब इन स्किल्स के बेसिस पे चेक करते हैं कि हमें क्या रिकमेंड करेगा। तो फाइंड करियर पर क्लिक करते हैं और जैसे मैंने फाइंड करियर पर क्लिक किया एक सेकंड, और जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको देख सकते हैं इसने करियर को रिकमेंड किया। तो इसने सबसे पहले वेब डेवलपर को रिकमेंड किया, इसका स्कोर कितना रहा 100% है, 100% वेब डेवलपर जो इस स्किल से मैच कर रही है। तो बस जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वेब डेवलपर के लिए हमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आनी चाहिए। तो इसीलिए उसने सिर्फ 100% सीधा मैच कर दिया वेब डेवलपर के साथ। डेटा साइंटिस्ट का 0% और एआई इंजीनियर के साथ 0%। अगर आप वेब डेवलपर में मिसिंग स्किल्स देखेंगे तो नो स्किल्स, कोई भी ऐसी स्किल्स नहीं है जो मिस कर रही है इस रेडिकल करियर के लिए। डेटा साइंटिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो मिसिंग स्किल्स आपको दिखाएगा स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, एंड इसमें तो सभी स्किल्स जो है मिसिंग दिखा रहा है, क्योंकि ये जो हमने चूज किया है ये तो आप लोग जानते हैं ये सिर्फ वेब डेवलपर के लिए है। तो ये प्रोजेक्ट काफी शानदार होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। और इसका जो भी मैं सोर्स कोड है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि मैं इस तरीका ये सोर्स कोड मैंने जो लिखा है प्रोग्राम, यानी कि जो हमने मॉडल बनाया है, इसका सारा सोर्स कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग वहां से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोड के अंदर एरर आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे कोड का रेफरेंस यूज करके उसको चेक कर सकते हैं। तो इसका मैं सोर्स कोड जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका नाम है एआई करियर प्रोजेक्ट। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि ये फोल्डर अभी खाली है। तब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को अपने वीएस कोड के अंदर लेके जाता हूँ। तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फोल्डर को मैंने अपने वीएस कोड के अंदर खोल लिया है। और इसके जो भी बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं मैं कट कर देता हूँ, जैसे कि वेलकम पेज कट कर देते हैं और ये चैट का ऑप्शन जो है इसको कट कर देते हैं। तो ये रहा मेरा फोल्डर जो मैंने डेस्कटॉप पर क्रिएट किया था और इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, एआई करियर प्रोजेक्ट के नाम से है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं 2 फाइल और बनाऊंगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे
एक पहली फाइल होगी हमारी .ipynp और दूसरी होगी app.py। तो इस फर्स्ट फाइल का नाम मैं ले लेता हूँ करियर, कैपिटल सी कर लेता हूँ, career.ipynb। ये हमारी जुपिटर की फाइल हो गई और इसके साथ ही हम क्रिएट कर लेते हैं app.py। ये हमारी पाइथन की फाइल हो गई। लेकिन आज हम जो भी काम करने वाले हैं वो ज़्यादातर इस app.py फाइल के अंदर ही काम करेंगे। इस career.ipynb के अंदर काम नहीं करेंगे। इसके अंदर से आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत कोड कोड लिखेंगे, बाकी हमारा जो मेन काम होगा वो होगा इस app.py के अंदर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस app.py के अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जिनका हमें आगे काम आने वाला है उनको इंस्टॉल कर लेंगे, यानी कि इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करूंगा क्योंकि इससे हमारा जो है एक वेब पेज बढ़िया सा डिजाइन हो जाएगा। तो इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एच2 और इसके साथ ही हम इंपोर्ट करेंगे पांडास की लाइब्रेरी को। इस बार मैं पांडास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने पांडास को यहाँ पर इंपोर्ट किया app.py के अंदर। आप लोग ipynb के अंदर भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको बताया है कि आज मैं इस app.py पर ही काम करूंगा। ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पांडास की जो भी लाइब्रेरी है मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एस पी डी। और इसके साथ ही हमारी कुछ और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि हमारे इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर काम आएंगी, उनको भी मैं फटाफट इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी फॉर्म sklearn से sklearn डॉट फीचर इंस्ट्रक्शन और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे डॉट टेक्स्ट और इंपोर्ट कर लेंगे हम TF IDF फैक्टराइजर। अगर आपको लोग को नहीं पता है कि TF IDF फैक्टराइजर क्या है तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। एक आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा कैसे काम करता है और TF IDF होता क्या है। और इसके साथ ही हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिसेस डॉट पेयरवाइज और इसके अंदर से इंपोर्ट करेंगे हम कोसाइन सिमिलैरिटी। में इंपोर्ट कोसाइन सिमिलैरिटी, ये कोसाइन सिमिलैरिटी और TF IDF फैक्टराइजर। अगर आपको ये दोनों लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता है तो आप लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोग को घर इंस्टॉल करना है इन्हें scikit-learn की हेल्प से। और इसके अंदर ही आपको TF IDF फैक्टराइजर और ये कोसाइन सिमिलैरिटी ये आपको इंपोर्ट करना है। तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं है scikit-learn की लाइब्रेरी तो उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस आप गूगल पे कमांड में सर्च कर सकते हैं पिप इंस्टॉल scikit-learn। तो आपने scikit-learn लाइब्रेरी जो इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद आप लोग यहाँ से TF IDF फैक्टराइजर और कोसाइन सिमिलैरिटी इसको आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सब पता होगा, तो मैंने आप लोग को कई बार वीडियो में बताया है ये सब। तो आपने तो इंस्टॉल होगी आपके कंप्यूटर में। अब हमें क्या करना होगा, हमें अब डेटा क्रिएट करना होगा। डेटा यानी कि इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, मतलब हमें कुछ ऐसा डेटा क्रिएट करना होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे, यानी कि इसके उस डेटा के अंदर कुछ हमारे करियर्स के ऑप्शन होंगे, कुछ हमारे रिक्वायर्ड स्किल के ऑप्शन होंगे। तो चलिए पहले आपको डेटा क्रिएट कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो एक डेटा आपको मैं एक वेरिएबल बनाता है डेटा, और इसको सबसे पहले इसमें जो पहला कॉलम रहेगा वो रहेगा करियर। करियर और इसके बाद ये मैंने यहाँ पे कॉलम लगाया और यहाँ पर मैंने डेटा क्रिएट किया। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप लोग डेटा कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पाइथन के अंदर हम डेटा यानी कि pandas के अंदर डेटा कैसे क्रिएट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने डेटा क्रिएट करता हूँ मैं, ये डेटा खुद से क्रिएट करना, क्योंकि ये डेटा हमें इंटरनेट पर तो मिला नहीं है तो इसलिए इसे हमें खुद क्रिएट करना पड़ा। तो इसके साथ ही मैं बोलता हूँ और डेटा साइंटिस्ट मैं काम करता हूँ। फिर आपको डेटा को पहले क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा क्रिएट कर लेता हूँ।
तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर डेटा सेट को क्रिएट कर लिया है। ये डेटा सेट मैंने खुद से क्रिएट किया है, यानी कि इस जो डेटा सेट हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं ये हमें इंटरनेट पर नहीं मिला था, तो इसलिए हमने इसको खुद ही बना लिया है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा डेटा सेट कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। सबसे पहले डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने और उसके अंदर इक्वल का साइन लगाया, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट ऑन किए। इसके अंदर यहाँ पर मैंने कॉलम लिखा, मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, तो मैंने लिखा करियर। फिर इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर मैंने उस करियर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैंने उसको लिखा। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ डेटा सेट के बारे में। ये रहा करियर। करियर के अंदर हमारे ऑप्शन है क्या, डेटा साइंटिस्ट एज अ करियर, वेब डेवलपर एज अ करियर, एआई इंजीनियर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ये हमारे करियर हो गए। और इन करियर्स के लिए हमें रिक्वायर्ड स्किल्स भी हो गई, जैसे कि हमें डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन। और दूसरी जो हमारी करियर है वो है वेब डेवलपर। इसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। और इसके साथ में हमारे पास है एआई इंजीनियर, ये हमारे एक स्किल हो गई, यानी कि करियर हो गया। और इसके लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, यानी कि इसके लिए हमें क्या क्या ऐसी स्किल्स चाहिए जो हमें रिक्वायर है, वो है पाइथन, डीप लर्निंग, NLP, टेंसरफ्लो। और लास्ट में हमारा यूआई यूएक्स डिजाइनर। इसके लिए हमें स्किल्स चाहिए डिजाइन थिंकिंग, फिग्मा, यूएक्स, रिसर्च, क्रिएटिविटी। तो मतलब कि हमने यहाँ पे करियर लिया और उन करियर के हिसाब से हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्स के नाम से एक कॉलम लिया, इसके अंदर उन करियर के हिसाब से रिक्वायर्ड स्किल लिखी हुई हैं। तो इसके अंदर आप लोग चाहें तो आप लोग और भी मल्टीपल स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई और स्किल्स ऐड करनी है, जो कि मैं आपको अभी लास्ट में करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर अभी आप लोग देख पाएंगे से वो 1, 1 और 2, 3, 4, यानी कि सिर्फ इसके अंदर हमने भी 4 स्किल्स ही ली है और सॉरी 4 करियर्स ही लिए हैं। इसी तरह हम मल्टीपल करियर भी ले सकते हैं और भी करियर्स ले सकते हैं, तो मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। अभी के लिए आप लोग इतना सिर्फ देखना कि ये मैंने कुछ करियर्स लिए हैं और उनके हिसाब से कुछ स्किल्स लिए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने डेटा सेट को खुद क्रिएट किया है, तो फटाफट इस डेटा को मैं पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट भी कर देता हूँ। तो इसके में df इक्वल टू ed डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, इस वेरिएबल को हम पास कर देंगे। जैसे हम इस वेरिएबल को पास करके उसमें अंदर पास करेंगे, तो वैसे हमारा जो डेटा सेट है ये पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। पांडास डेटा फ्रेम यानी रोज और टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ, प्रिंट df, तो आपको देख पाएंगे कि जो हमारा डेटा सेट है रोज और कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर अभी आप लोग को देख पाएंगे, तो आप लोग देख पाएंगे जैसे मैंने इस प्रिंट df को मैंने रन किया, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो टेबल्स के फॉर्म में आ गया। जैसे आप लोग देख पाएंगे करियर, ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा रिक्वायर्ड स्किल्स। आप लोग को यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम यूज़ करेंगे हम इस career.ipynv फाइल में, ताकि वहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको काट कर देता हूँ और इसीलिए हमने यहाँ पर ये career.ipynv फाइल को क्रिएट किया, ताकि आप लोग को वहाँ से अच्छे से समझ में आ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ और कोई भी करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने उस IP.ynv फाइल को क्रिएट किया था। वैसे जो भी हम काम करेंगे वो यहीं पर करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ हमने समझाने के लिए किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे और इसको जाके हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर कोड को एक्सेल को इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एस पी इसको रन करेंगे और पाइथन एनवायरनमेंट को चूज करके जो डिफॉल्ट एनवायरनमेंट है उसको चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने जो कोड कॉपी किया था यहाँ से app.py से डेटा को, उसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको गेमिंग कर देते हैं और एक df इक्वल टू ed डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर इस डेटा को पास कर देते हैं और उसको रन कर देते हैं। एरर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर पांडा स्पीडी सही तो है, इसमें एरर किस लिए आ रहा है, दिस नॉट फाइन। बस फिर से रन आप करते हैं, हाँ ये हो गया। और यहाँ पर मैं df को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर करियर एक कॉलम है और एक रिक्वायर्ड स्किल कॉलम है। इस करियर कॉलम के अंदर 1, 2, 0, 1, 2, 3 यानी 4 कॉलम्स हैं, ये यानी कि इसका शेप अगर देखें df डॉट से, तो 4/2 यानी 4 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, सॉरी 4 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर इसका आप लोग शेप दे सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस career.ipynv को यूज़ किया था कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसको प्रिंट कर रहे थे, तो आप लोग अब देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल था, इसकी मैं वैसे प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझ में कम आ रहा था जो भी हमारा डेटा सेट आया था यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे यहाँ पर जो हमारा टेबल के फॉर्म में आया था वो हमें समझ में ज़्यादा आ नहीं रहा था,
इसीलिए हमने इसको इस career.ipynb के अंदर रन किया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैंने इसको क्यों क्रिएट किया था। तो ये जो एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट होगी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा ऐप.py और ये रहा हमारा career.ipynb। तो हम वापस ऐप.py पे चलते हैं और इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देते हैं। तो हमने डेटा सेट क्रिएट कर लिया है और इस डेटा सेट के अंदर और भी हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि और भी अगर हम करियर चाहे तो इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। तो आप लोग ऐसा खुद का डेटा सेट क्रिएट करके आप लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने डेटा क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं आगे के स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्ट्रीमलेट की हेल्प से, यानी कि जो हमने स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट किया था, इसकी हेल्प से मैं एक वेब पेज का इंटरफेस तैयार करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, st.title, नेक्स्ट हमारा टाइटल शो होगा हमारे वेब पेज के ऊपर और इसके अंदर टाइटल में लिख देंगे हम AI करियर। देखिए हम AI करियर एडवाइजर नाम का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो इसमें टाइटल रख देंगे AI करियर एडवाइजर। AI करियर एडवाइजर। तो ये हमने एक बस मैंने एक टाइटल बना दिया है। जो हमारा मेन जहाँ पर शो होगा, हेडिंग शो होगी, वो शो होगी AI करियर एडवाइजर। मैं इसको अपलोड कोड के भी दिखा देता हूँ। अपने वेब पेज पे कैसा दिख रहा है, टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रीमलेट रन एट डॉट py। इंटर जैसे करेंगे वैसे डिफाइट बाय डिफॉल्ट हमें फ्रॉम ब्राउज़र पे ले जाएगा और यहाँ पर हमने जो भी कोड पे रखा था, ये आप लोग देख पाएंगे कि जो HTML का पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर जो क्या आ रहा है, AI करियर एडवाइजर। देखिए हमारी हेडिंग हो गई, यानी कि टाइटल हो गया। इसके थोड़ा सा मैं और भी चेंजेस करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा एक इमोजी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इमोजी पे जाता हूँ और इमोजी कॉपी करके इसके अंदर लगा देता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और मैं यहाँ पर बढ़िया से इमोजी चूज़ कर लेता हूँ। देखिए हमारा करियर एडवाइजर, यहाँ पर एक टारगेट के जैसा इमोजी चूज़ कर लेता हूँ। हाँ, टारगेट। तो ये जो इमोजी आ रहा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके अपने यहाँ पर ऐसे पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा जो वेब पेज है दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो हम चाहते हैं फिर से देखते हैं कैसा लग रहा है दिखने में। यहाँ पर आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक इमोजी आ गया है, इससे आप लोग इमोजी भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो यहाँ पर AI करियर एडवाइजर ये हेडिंग हो गई। और इसके साथ ही और कुछ काम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट साइज है इसको बड़ा कर लेता हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए इतना रहने देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मैं ये जो टर्मिनल है और यहाँ पर बाकी कोड लिखता हूँ। तो स्टीरियो टाइटल रखिए मैंने AI करियर एडवाइजर नाम की मैंने हेडिंग बना लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर अपना टाइटल लिखने के बाद, यानी कि AI करियर एडवाइजर जैसा टाइटल लिखने के बाद हम एक सब टाइटल पे लिखेंगे। इसका नाम होगा st.write। जैसे st.write से क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज अ हेडिंग के बाद छोटे से टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख कर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे कि राइट राइट योर स्किल्स, राइट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट टू गेट करियर रिकमेंडेशन। तो ये क्या होगा कि एक मैसेज शो करेगा, इसके अंदर लिखा होगा राइट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि आप अपने स्किल्स लिखें और इंटरेस्ट लिखें ताकि आप अपने करियर की रिकमेंडेशन को जान पाएँ। तो ये आप लोग दिखाते हैं वेब पेज पे जाके और वो रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दिखाएंगे मैसेज लिखकर आ गया है राइट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि अपनी आप स्किल्स लिखें और इंटरेस्ट लिखें टू गेट करियर रिकमेंडेशन, ताकि आप अपने करियर के रिकमेंडेशन को जान पाएँ। तो यूज़र जो आएगा उसको पढ़ेगा और अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट के बारे में लिखेगा। वो कहाँ लिखेगा इसके लिए इसका भी इंतजाम करते हैं। तो यहाँ पर एक एसटी और इनपुट ले लेते हैं और इनपुट में एसटी टेक्स्ट एरिया लेंगे। एक एरिया में एक बॉक्स शो करना होगा और उसके अंदर ये सब कुछ लिखेंगे। तो एसटी टेक्स्ट एरिया और इसके अंदर लिख देंगे हम योर स्किल्स
जो भी स्पेस लिखी हुई है वो कॉमा सेपरेटेड में होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे कॉमा लगाएंगे और जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी एग्जाम्पल में जो लिखी होंगी ताकि यूज़र को समझ में आए क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैं लिखता हूँ पाइथन कॉमा स्टैटिस्टिक्स, फिर कॉमा और इसके बाद लास्ट में लिखेंगे HTML। तो आपको पेज पे ले चलते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं क्या इंग्लिश हुई। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है योर स्किल्स, मतलब अपनी स्किल्स डालें। जो भी स्किल्स आप डालेंगे वो कॉमा सेपरेटर में डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पर कॉमा आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ। इसीलिए हम यहाँ पर एक शायद तरफ हो गया है, इसको कैपिटल कर देता हूँ। टैग चल मैं फिर से रिफ्रेश करते हैं तो जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। तो आप देख पाएंगे तो यहाँ पर मैंने पाइथन स्टैटिक्स और HTML बाय डिफ़ॉल्ट को यहाँ पर डाला हुआ है। इसके आप लोग कॉमा के बाद देख पाएंगे पाइथन स्टैटिस्टिक्स और HTML ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है ताकि यहाँ पर शो करे। इस तरीके से आपको यूज़र इनपुट दे सकता है और इसको आपका साइज जो है आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी यूएस स्क्रिप्ट को डालेगा उसको हमें कहीं न कहीं स्टोर भी करना होगा। जैसे कि मान लो इसमें स्पेस डाली पाइथन HTML CSS ये डाला, इसके अलावा कुछ भी डाल सकता है, जैसे कि वो स्पेस अपने डाल सकता है, जैसे कि उसको उसकी जो स्किल्स हैं उसमें जावास्क्रिप्ट उसको आती है या फिर और भी कोई स्क्रिप्ट्स यानी कि और भी स्किल्स उसको आती हैं। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब ये जो भी स्किल्स यूज़र डालेगा वो कहाँ जाएँगे? वो जाएँगे इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आएँगे और इस टेक्स्ट एरिया से एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट यानी कि जो भी यूज़र स्किल्स को डालेगा वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर यूएस में कोई भी स्किल्स को डालेगा वो जाके स्टोर हो जाएंगे इस वेरिएबल के अंदर और इस वेरिएबल का हम यूज़ करके बाद में इस स्पेस को फेच करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा सिंपल से कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर जो यूज़र स्किल को इंसर्ट करेगा वो जाके इस वेरिएबल के अंदर यानी कि इस यूज़र इनपुट वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे और इस बाद में हम इस यूज़र इनपुट वेरिएबल को यूज़ करके उसकी स्किल्स को एक्सेस करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे और एक मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा कहने का मतलब है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा था एसटी और टाइटल, जिसके अंदर मैंने टाइटल दिया था एआई करियर एडवाइजर। फिर मैंने एसटी और राइट लिखा जिसके अंदर मैंने मैसेज लिख दिया कि आप अपने करियर के हिसाब से आप स्किल्स को चूज करें और आपको ये एक रिकमेंड करेगा हमारा जो मॉडल है। तो यूजर जो क्या करेगा वो अपने स्किल्स को डालेगा और जाके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद का जो कोड है बस ज़्यादा कोड नहीं बचा, थोड़ा सा कोड बचा हुआ है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसटी डॉट एक बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए क्या करते हैं एसटी डॉट बटन लिखते हैं, पहले तो इसके अंदर बटन का नाम लिखते हैं जैसे कि फाइंड फाइंड करियर। मैंने एक बटन क्रिएट किया जिसका नाम है एसटी डॉट फाइंड करियर। मैं इसको पेज चलता हूँ रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि बटन क्रिएट हुई है या नहीं। तो आपको देख पाएंगे यहाँ पर एक बटन एक क्रिएट हो गई, इसका नाम है फाइंड करियर। अभी इस बटन पर कोई मैंने टास्क परफॉर्म नहीं किया, यानी कि इस बटन पर क्लिक होने पर अभी कुछ भी नहीं होगा। इसके ये एक सिंपल से ऐसे ही बटन मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन हम इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कि जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक हमारी स्किल के हिसाब से जो मैंने यूजर ने स्किल्स डाली हैं उसके हिसाब से करियर को रिकमेंड करेगा कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए और कैसा करियर आपको चूज करना चाहिए। और जो भी मिसिंग गैप्स हैं वो सब कुछ बताएगा इस बटन के क्लिक होने पर। तो अभी इसके अंदर कोई मैंने ऐसा लॉजिक नहीं लिखा है। तो चलिए हम इस बटन के क्लिक होने पर क्या क्या परफॉर्म होगा उस सभी चीज़ों का लॉजिक लिखते हैं। तो चलते हैं VS कोड पे और यहाँ पर मैंने बटन बना लिया और इस बटन से पहले मैं लगा दूंगा एक कंडीशन इफ एसटी डॉट बटन और इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे कॉलन। अगर कोई एसटी डॉट बटन पर क्लिक करता है तो क्या क्या होना चाहिए ये यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ऐसे बटन पर क्लिक करेगा तो एक वेक्टोराइजर वेक्टोराइजर नाम पर मैंने वेरिएबल बना लेता हूँ वेक्टोराइजर। और इस वेक्टोराइजर के अंदर हमने जो भी यहाँ पे इनपुट दिया था टीएफ आइडिया वेक्टोराइजर, मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ यानी कि टीएफ आइडिया वेक्टोराइजर और इसको इसका मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, यानी कि ये टीएफ आइडिया वेक्टोराइजर क्लास है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। आप या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैंने टीएफ आइडिया वेक्टोराइजर पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। इतना करने के बाद इस मैं स्पेस डालता हूँ और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है वेक्टोराइजर क्या है, क्योंकि मैं भी आपको समझाऊंगा वो तो आप लोग आई होप आप लोग वहाँ पे समझ जाएंगे कि वेक्टोराइजर टीएफ वेक्टोराइजर क्या होता है। और इसके बाद मैं स्किल्स मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर हमारी
जितनी भी TF आइटम वेक्टोराइजर की वैल्यूज होंगी वो स्टोर होगा एज अ टेबल। तो वेक्टोराइजर डॉट इट ट्रांसफॉर्म, इसको फिर एंड ट्रांसफॉर्म करना है टीएफ के अंदर से जो हमारी रिक्वायर्ड स्किल। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या है। और रिक्वायर्ड स्किल मैं वह स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। और अगर एरर आ जाता है, एरर अगर सॉल्व करने में दिक्कत होती है कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोड क्या करेगा, कैसे काम करेगा, TF आईडी वेक्टोराइजर है क्या, और ये स्किल मैट्रिक्स और फिर एंड ट्रांसफॉर्म क्या, ये सब मैं आपको समझाता हूँ। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि TF आईडीएफ वेक्टोराइजर क्या है और ये क्या काम करता है। तो इसको समझने से पहले अपने डेटा सेट के लिए चलते हैं और उसके अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये मेरा डेटा सेट है, इसके अंदर एक करियर एक कॉलम है और एक रिक्वायर्ड स्किल्स। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है स्ट्रिंग वैल्यूज यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट वैल्यूज होते हैं उन पर काम नहीं करता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ रिक्वायर्ड स्किल्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, HTML, CSS, ये सब जो है ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। और हमारा मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज पर ही काम करता है। और उसी तरह अगर आप लोग करियर कॉलम के अंदर देखेंगे, इसके अंदर भी डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, ये सब कुछ स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या होता है, जो हमारा TF आईडीएफ फैक्टराइजर होता है वो क्या करता है, इन सभी स्ट्रिंग वैल्यूज को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता है। जो उसका जो कन्वर्ट करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि हमने इनकोडिंग में देखा था वैल्यूज को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने में, तो उसको एक लाइन नंबर असाइन कर देता था। लेकिन इसमें जो भी कन्वर्ट करने का तरीका उसमें ये है, इसमें उसकी वेटेज के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। यानी कि इस रिक्वायर्ड स्किल के अंदर पाइथन वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है वो उसके हिसाब से उसको नंबरिंग में कन्वर्ट करेगा, उसकी इंपॉर्टेंट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा। ये थोड़ा यूनिक होता है TF आईडीएफ फैक्टराइजर के अंदर। तो इसका सिंपल काम यही होता है कि वैल्यूज को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना, न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना। तो ये होता है उसका TF आईडीएफ फैक्टराइजर का काम। अभी इसके बिहाइंड द सीन ये काम कैसे करता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आप लोग समझ होंगे कि ये आईडीएफ फैक्टराइजर क्या करता है। बस सिंपली इसका बस यही काम होता है, जो भी वैल्यूज होती हैं उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल उसको अच्छे से समझ पाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्टोराइजर, उसको मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर मैंने स्किल मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैं पहले किया वेक्टोराइजर डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म। मैंने किसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया, DF के अंदर से रिक्वायर्ड स्किल्स में। यानी कि इस रिक्वायर्ड स्किल्स कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज थी इसकी आप लोग देख पाएंगे, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, इन सभी को क्या करेगा, फिट और ट्रांसफॉर्म कर देगा। किसके अंदर, एक मैट्रिक्स के फैन एक टेबल बनाएगा, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उनको नंबर असाइन कर देगा, और नंबर जो भी असाइन करेगा वो उनके वेटेज के हिसाब से असाइन करेगा। और असाइन करने के बाद उसको मैंने एक स्किल मैट्रिक्स के अंदर होल्ड कर दिया है। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ ये आईडीएफ फैक्टराइजर क्या है, फिर आप लोग को चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो उसके चलते हैं गीक्स और गीक जो वेबसाइट है वहाँ पर समझते हैं, वहाँ पर पूरा आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। इसलिए है क्रोम पर अपने, और यहाँ पर मैं लिंक कट कर देता हूँ, ये वहाँ खुले हुए हैं। और यहाँ पर मैं सिंपल से लिख देता हूँ TF आईडीएफ वेक्टोराइजर, और ये जो हमारी गीक्स और geeks.org वाली ये जो लिंक है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि TF आईडीएफ वेक्टोराइजर होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि TF आईडीएफ ऐसे काम करता है, क्या होता है, इसके पीछे की बिहाइंड द सीन क्या होती है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। तो the TF आईडीएफ वेक्टोराइजर in scikit-learn is a powerful tool for converting text data into numerical features। जैसे कि मैंने आपको बताया था, TF आईडीएफ वेक्टोराइजर जो कन्वर्ट करता है टेक्स्ट डेटा को इंटू न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका जो मेन काम होता है यही होता है, making it essential for natural language processing। Once you fitted and transformed data in TF आईडीएफ, you might want to show the वेक्टोराइजर। और चलिए बाकी चीज छोड़िए, ये समझते हैं व्हाट इज TF आईडीएफ वेक्टोराइजर। TF आईडीएफ वेक्टोराइजर में फीचर इंस्ट्रक्शन टेक्निक इन द scikit-learn लाइब्रेरी, जो कि scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर से हमें मिलती है। कन्वर्टिंग द कलेक्शन ऑफ रॉ टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा जितना भी कलेक्शन होता है रॉ टेक्स्ट यानी टेक्स्ट वैल्यूज भी होती है, इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ TF आईडीएफ। वो एक मैट्रिक्स यानी कि जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये मैंने लिखा था मैट्रिक्स, स्क्रिप्ट मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर होता है TF आईडीएफ वैल्यूज को निकाल के।
अभी जो TF आईडीएफ है जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, TF और IDF। TF का मतलब होता है टाइम फ्रीक्वेंसी और IDF का मतलब होता है यूनिवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं नीचे समझाता हूँ, कहीं कहीं आपको लिखा होगा। तो हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि हमारा DF IDF फैक्टराइजर आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाएगी। तो मैंने इस लिंक पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम आगे इसके अंदर लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग TF IDF टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि TF और IDF दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, TF और IDF। ठीक, TF टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग and information retrieval to evaluate how important a word in a is to a document in relation to a larger collection of document। तो यहाँ पर TF और IDF को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले दिए हुए हैं। TF सबसे पहले हमें TF कैलकुलेट करना होता है, फिर IDF कैलकुलेट करना होता है, फिर TF IDF को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ही हमें उसके अंदर जो हमें TF IDF वैल्यू जो है मिल जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। तो TF का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ पास कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वो पार्टिकुलर वर्ड कितनी बार आया है। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल टर्म कितने हैं। यानी कि अगर मैं इसको आपको एग्जांपल में दिखाऊं, यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वेक्टर्स विद TF IDF। ये जैसे कि डॉक्यूमेंट 1 है, इसके अंदर आपको देख पाएंगे कितने वर्ड हैं। इसके अंदर मैट एक वर्ड हो गया, द एक वर्ड हो गया, वन, ऑन, सेट, कैड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोटल वर्ड कितने हैं 6। यानी कि इस डॉक्यूमेंट 1 के अंदर टोटल वर्ड 6 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट, यानी कि 6। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6 डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 है। और उसको नंबर ऑफ टाइम्स टर्म की अपीयर इन डॉक्यूमेंट्स, और नंबर ऑफ टाइम्स टर्म, यानी कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वर्ड को पढ़े, इसके हम इस कैट वर्ड को पकड़े तो इस कैट वर्ड इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी बार आया। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कैट वर्ड सिर्फ एक बार आया है, द कैट सिर्फ एक बार आया है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपीयर इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो उसका TS क्यों होगा, क्या होगा 1 आउट ऑफ 6, यानी 1 अपॉन 6। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट वर्ड कितने थे 6 थे, और वो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड उस डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी बार आया है वो था 1। तो उसका वैल्यू हो जा रही है 1 अपॉन 6। ठीक, ये हमारा TF हो गया। इस पर IDF कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ कॉर्पस, कॉर्पस यानी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने हैं देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 3, 3 डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन कॉर्पस 3 डॉक्यूमेंट है। और उन 3 डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट जो इस कैट वर्ड को होल्ड कर रहा है। तो कितने डॉक्यूमेंट है जो इस कैट वर्ड को होल्ड कर रहे हैं। एक ये डॉक्यूमेंट हो गया, इसके अंदर कैट वर्ड है, और दूसरा ये डॉक्यूमेंट हो गया है। तो यानी कि 3 डॉक्यूमेंट में से 2 डॉक्यूमेंट्स जो है उस कैट वर्ड को होल्ड कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 3, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टर्म टी, यानी कि दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंटेन कर रहा है इस कैट वर्ड को। तो यहाँ से हम इसको IDF निकाल सकते हैं। अभी मैं इसको आपको और समझाऊंगा आगे। अभी यहाँ तक मैं सिर्फ वो दे रहा हूँ कैसे काम करता है। अभी मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो ये होता है कुछ ऐसा काम, उसके फार्मूले आप देख लेना। नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट डी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट डी हो गया TF फॉर्मूला। तो ये हो गया IDF का टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कॉर्पस, कॉर्पस मतलब कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टर्म टी को कितने डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो पर्टिकुलर वर्ड को कंटेन कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम और डीपली समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। तो यहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स ने हमें एग्जांपल प्रोवाइड किया हुआ है, इसी की हेल्प से हम इसको और डीपली समझते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसमें लिखा है कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू वेक्टर्स, हमें टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, जो हमारा मेन गोल है। जैसे कि हमारे जो ये आपको देख पाएंगे यहाँ पर हमारा मेन गोल क्या है कि हमें इस टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर मैं इसी चीज़ को अप्लाई करूँगा अपने पर्सनल डेटा सेट के ऊपर, ताकि वहाँ पर वही आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। यानी कि जो चीज़ मैं यहाँ पर समझाऊँ वही चीज़ मैं अभी अपने जो हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर भी अप्लाई करके देखेंगे ठीक से काम करता है या नहीं। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम अपने प्रोजेक्ट पर समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर वी हैव कॉर्पस, यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमें कुछ कॉर्पस यानी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं विद 3 डॉक्यूमेंट्स एंड आवर गोल इज टू कैलकुलेट TF IDF स्कोर। हमें हमारा गोल क्या है, TF IDF स्कोर को कैलकुलेट करना फॉर स्पेसिफिक टर्म इन दोस डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा जो है TF IDF स्कोर को कैलकुलेट करना, ये हमारा गोल है। ठीक है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट 1 द कैट सेड ऑन द नेट, डॉक्यूमेंट 2 दिया हुआ है
द डॉग प्लेड इन द पार्क। और डॉक्यूमेंट 3 दिया हुआ है कैट्स एंड डॉग्स आर ग्रेट पेट्स। तो हमारे 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उन 3 डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस, क्योंकि कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नोन एज कॉर्पस। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए। आवर गोल इज टू कैलकुलेट टीएफ आईडीएफ स्कोर फॉर ए स्पेसिफिक टर्म। तो हमारा गोल क्या है कि हमें किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए हमें टीएफ आईडीएफ स्कोर को कैलकुलेट करना है। वैसे तो हमें सबके लिए कैलकुलेट करना होता है कि दा के लिए, कैट के लिए, सेट के लिए, हर एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए कैलकुलेट करना होता है। लेकिन ये करना अभी ऐसा हमें आसान नहीं होगा, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म को ही पकड़ा है ताकि आप लोग सब समझ पाएं। बाकी ये काम तो कंप्यूटर को ऑटोमेटिक करता है, ये बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड टर्म को पकड़ा है और उसके हिसाब से आपको करके दिखाऊंगा। तो जो भी करूंगा वो सब तो सेम होगा जैसे कि कंप्यूटर भी करेगा। इन दिस डॉक्यूमेंट लेट्स फोकस ऑन द वर्ड कैट। हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड को फोकस किया, इसका नाम है कैट। एंड सी हाउ टीएफ-आईडीएफ इवैल्यूएट इट्स इंपॉर्टेंस। और चेक करते हैं कि हमारा टीएफ-आईडीएफ वैल्यू कैसे निकलती है। तो स्टेप 1 लिखा है कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, टीएफ। जैसे कि आप लोगों ने बताया है ना कि टीएफ और आईटीएफ 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमें टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि हमें टीएफ कैलकुलेट करना होता है। फॉर डॉक्यूमेंट 1 के लिए हम टीएफ कैलकुलेट करेंगे, यानी इस डॉक्यूमेंट 1 के लिए हम द कैट सेट ऑन द मैट जो है इसके लिए हम टीएफ स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर हमने किस वर्ड पर फोकस किया है, हमने किया है कैट वर्ड के ऊपर फोकस। ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट 1 द वर्ड कैट अपीयर वंस टाइम। तो आपको देख पाएंगे इस डॉक्यूमेंट 1 के अंदर जो कैट वर्ड है वो सिर्फ एक बार आई है। टोटल नंबर ऑफ टर्म डॉक्यूमेंट कितने हैं, 6 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म आप लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ टर्म है डॉक्यूमेंट के अंदर 6 और पर्टिकुलर टर्म कितनी बार आया, एक बार आया है। तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट 1 इज 6। द कैट सेट ये 6 टोटल है। सो टीएफ ऑफ कैट डॉक्यूमेंट 1 यानी कैट का जो टीएफ होगा डॉक्यूमेंट 1 के लिए 1/6 होगा। तो ये हमने निकालिए कैट के लिए, कैट के लिए निकालिए डॉक्यूमेंट 1 के अंदर। इसीलिए इसी तरह हम डॉक्यूमेंट 2 के अंदर भी निकालेंगे कैट के लिए। द वर्ड कैट डस नॉट अपीयर। तो डॉक्यूमेंट 2 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा कैट वर्ड है वो अपीयर ही नहीं हुआ है, इसके अंदर कैट वर्ड नहीं है। तो इसका जो टीएफ स्कोर आएगा वो 0 आएगा, यानी कि इसके अंदर एक बार भी नहीं आया तो इसका टीएफ स्कोर होगा वो 0/6 होगा। सो टीएफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लोग देखते हैं 0 है, यानी कि इसके अंदर एक बार भी अपीयर नहीं हुआ है। इसके बाद हम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट 3 के लिए टीएफ ऑफ कैट। तो डॉक्यूमेंट 3 के लिए फॉर डॉक्यूमेंट 3 द वर्ड कैट अपीयर 1 टाइम्स। तो डॉक्यूमेंट 3 के अंदर जो वो कैट वर्ड है वो एक बार आया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म डॉक्यूमेंट कितनी है, 6 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म डॉक्यूमेंट 6 है, कितनी बार आया, 1 बार आया है। इसका जो टीएफ होगा इसका भी 1/6 का टीएफ होगा। तो इसका जो आपको टीएफ देखेंगे डॉक्यूमेंट 3 के लिए 1/6 होगा। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट 1 के अंदर जो हमारा कैट का टीएफ है वो है 1/6, डॉक्यूमेंट 2 के अंदर 0 है और डॉक्यूमेंट 3 के अंदर 1/6। इन डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 3 द वर्ड कैट हैज द सेम टीएफ स्कोर। 1 और डॉक्यूमेंट 1 के अंदर आप लोग देखेंगे तो 1/6 स्कोर है और डॉक्यूमेंट 3 के अंदर देखेंगे इसके अंदर भी 1/6 है। तो उनके अंदर जो कैट का टीएफ स्कोर है वो सेम है। दिस मीन्स दिस अपीयर द सेम ड्यूटी सीक्वेंस इन बोथ डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट 2 टीएफ स्कोर इज 0 बिकॉज द वर्ड कैट डज नॉट अपीयर। और डॉक्यूमेंट 2 के अंदर 0 है तो कोई वर्ड कैट जैसा कोई वर्ड इसके अंदर अपीयर नहीं हुआ है। तो यहाँ तक हमने पर्टिकुलर वर्ड यानी कैट का टीएफ स्कोर मैंने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर कैलकुलेट करनी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि आईडीएफ। इस बार हम निकालेंगे आईडीएफ। यहाँ तो हमने डीएफ निकाल लिया था, यहाँ पर निकालेंगे आईडीएफ। और आईडीएफ पर्टिकुलर वर्ड का निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस 3, टोटल डॉक्यूमेंट कितने थे, 3 डॉक्यूमेंट थे। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 3 थे। और उसके बाद नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेन द टर्म कैट। और इसमें से कितने टर्म डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो कैट वर्ड को कंटेन कर रहे थे। तो आप लोगों ने देखा डॉक्यूमेंट 1 जो था वो कंटेन कर रहा था कैट वर्ड को, आप लोग देख पाएंगे 1/6। और डॉक्यूमेंट 3 जो वो भी कंटेन कर रहा था कैट वर्ड को, लेकिन डॉक्यूमेंट 2 कंटेन नहीं कर रहा था। तो उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेन टर्म कैट 2 डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो भी कैट वर्ड को कंटेन कर रहे थे। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट से 3 यानी कि 3 में से 2 डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो कैट वर्ड को कंटेन कर रहे थे और एक डॉक्यूमेंट ऐसा था जो कैट वर्ड को कंटेन नहीं कर रहा था। इसका जो आईडीएफ होगा, आईडीएफ कैट log 3/2 इक्वल टू 0.176। इसका जो आंसर आ जाएगा, मतलब कि आईडीएफ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आईडीएफ इसको का फार्मूला यहाँ पर आपको ऊपर मैंने लिखाया था, ये रहा। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन कॉर्पस, टोटल ऑफ डॉक्यूमेंट कितने थे, 3 थे। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म टी, वो तो ऐसे कितने वर्ड थे जो डॉक्यूमेंट को कंटेन कर रहे थे। 3/2 जब आप करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर
0.176, ये हमारा जो है आंसर है। तो हमने टीएफ और आईडीएफ दोनों को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टीएफ आईडीएफ दोनों को। तो मैंने टीएफ निकाला, फिर मैंने आईडीएफ निकाला। अब हम क्या करेंगे, टीएफ आईडीएफ दोनों को कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से उसकी जो टर्म फ्रीक्वेंसी उसको निकालेंगे। तो टीएफ आईडीएफ को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, टीएफ आईडीएफ इक्वल टू टीएफ मल्टीप्लाई बाई आईडीएफ। टीएफ स्कोर को आईडीएफ स्कोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टीएफ आईडीएफ निकल आएगा। द टीएफ आईडीएफ स्कोर ऑफ कैट 0.029 इन डॉक्यूमेंट 1। तो अगर 1.6 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0029। ये हमारा कैट का टीएफ आईडीएफ स्कोर होगा इन डॉक्यूमेंट 1 के अंदर। एंड डॉक्यूमेंट 3 के अंदर 0 है। इन डॉक्यूमेंट टू डेटा रिफ्लेक्ट्स बोथ फिगर्स टर्म डॉक्यूमेंट डेटा। तो इसका बस मतलब है कि हम टीएफ आईडीएफ स्कोर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें टीएफ आईडीएफ स्कोर जो है मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा है फॉर डॉक्यूमेंट 1 के अंदर टीएफ आईडीएफ कैट, यानी कि डॉक्यूमेंट 1 के अंदर कैट के लिए जो टीएफ आईडीएफ स्कोर है वो आया है 0.167 मल्टीप्लाइड बाई 0.176। तो मैंने टीएफ को टीएफ स्कोर हो गया, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आईडीएफ स्कोर से, और जो आंसर आया वो आया 0.029। ये आंसर आया। और डॉक्यूमेंट 2 के अंदर तो हमारा 0 था, आईडीएफ स्कोर सॉरी टीएफ स्कोर 0 था, तो 0 को अगर हम आईडीएफ स्कोर यानी कि 0.176 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो टीएफ आईडीएफ आएगा वो आएगा 0। अभी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी 0 ही आएगा। इसी तरह डॉक्यूमेंट 3 के अंदर भी टीएफ आईडीएफ स्कोर आया है 0.029। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि टीएफ आईडीएफ स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है और कैसे निकालते हैं। तो अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया टीएफ आईडीएफ स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना कि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है। अगर मेरे पास राइटिंग पैड होती तो मैं आप लोग को और अच्छे से समझा सकता था। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्दी राइटिंग पैड खरीद लूँगा और मैं आपको वहाँ पे अच्छे से समझा पाऊँगा। तो अगर आप लोग को फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं इसको भी और कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। तो अब तक की जो चीज़ मैंने यहाँ पर समझा है, अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर यानी कि ये जो हमारा रिकॉर्ड स्किल है तो इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं, तो सब कुछ अप्लाई करेंगे इस रिकॉर्ड स्किल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा टीएफ आईडीएफ स्कोर कैसे निकलता है। आई होप आप लोग को वहाँ पर समझ में आ सकता है कि टीएफ आईडीएफ स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे और वहाँ पर उसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको गीक स्कोर केस की वेबसाइट पर बताया है, समझाया है, अब उसी चीज़ को हम थोड़ा सा इस अपने रियल डेटा सेट के अंदर अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया था, वेक्टराइजर और टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर का एक इंस्टेंस क्रिएट किया था। फिर मैंने स्किल मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया था। इसके अंदर हमारे क्या स्टोर है, वेक्टराइजर डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म डीएफ रिक्वायर्ड स्किल्स, यानी कि जो हमारे रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया उसने टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर यानी कि टीएफ आईडीएफ वैल्यूज में कन्वर्ट करके उसने स्टोर कर दिया इस स्किल मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर मैं इस स्किल मैट्रिक्स को प्रिंट करके दिखाऊँ तो इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो मैं चलता हूँ आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इस स्किल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस career.ipy फाइल का हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करते हैं, इस वेक्टराइजर का इंस्टेंस इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देते हैं और इसको मैंने क्या करता हूँ दूसरे सेट के अंदर कॉपी कर पेस्ट करता हूँ और उससे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं इस लाइब्रेरी को। ये दोनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये रन हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर लिया है और इसके बाद एक्चुअली कोड लिखा था मैं उसको भी कॉम कर लेता हूँ। ये स्किल्स रिक्वायर्ड स्किल मैट्रिक्स के अंदर क्या है, वेक्टराइजर डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो भी हमारा डाटा है फिर ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो भी वैल्यूज आई हैं वो किसके अंदर स्टोर है, इस स्किल मैट्रिक्स के अंदर। इसको मैंने प्रिंट कर दिया, यानी कि इसको मैंने रन कर दिया। अगर मैं प्रिंट करूँ स्किल मैट्रिक्स तो यहाँ पर एक स्पार्क्स मैट्रिक्स आ जाएगी। ये आ गई स्पार्क्स मैट्रिक्स। ये भी हम लोग को समझ में नहीं आ रही होगी। इसके अंदर क्या है, ये जो हमारे हैं ये हमारी जीरोथ रो है और ये हमारा कॉलम है, यानी कि जीरोथ रो पे 11th कॉलम पे जो टीएफ आईडीएफ वैल्यू है वो है 420.42। इसी तरह जीरोथ रो पे जो हमारा 15th कॉलम है इसकी जो टीएफ आईडीएफ वैल्यू है वो है
4.2 ऐसे हमारे सभी कॉलम्स, सभी रोज पे रिलेटेड और सभी कॉलम्स से रिलेटेड उनकी TF IDF वैल्यूज जो है यहाँ पर शो कर रखा है। अगर ये आपको स्पार्स मैट्रिक्स समझ में नहीं आ रही तो इसके एक काम करते हैं, इसको हम टू एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे मैं ऐसे टू एरे में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर ये वेक्टर क्रिएट हो गया है। ये ऐसा इस पैरेंथेसिस से लेकर यहाँ तक एक कॉलम हो गया है, यानी कि एक वेक्टर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा वेक्टर, ऐसे हमारे सारे वेक्टर्स क्रिएट हो गए हैं। और इन वेक्टर्स के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं जैसे कि 0, 0, 0.42, ये हमारे क्या हैं, TF IDF वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं आपको अपनी PPT पर ले चलता हूँ वहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक पावर पॉइंट क्रिएट कर रखी है समझाने के लिए, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो जो हमारा स्किल मैट्रिक्स वाला जो कॉलम था, यानी कि जो हमारा ये कॉलम था स्किल मैट्रिक्स, हाँ भैया ये वाला पाउडर सभी ये वाला वेरिएबल, इसके अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर हो इस तरीके से कोई स्टोर है। द स्किल मैट्रिक्स लुक लाइक दिस, ऐसे कुछ दिखती है। इसके अंदर करियर कॉलम हो गया हमारा, फिर इसके अंदर पाइथन एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स, HTML और CSS, ऐसे कुछ कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। और करियर के अंदर हमें कितने करियर थे, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे करियर वाला, ये हमारे करियर, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे करियर के अंदर टाइप के डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, ये हमारे करियर्स थे। फिर 4 करियर्स थे और के इसको रिक्वायर्ड स्किल थे। तो करियर्स के अंदर डेटा साइंटिस्ट के अंदर एक पाइथन का एक अलग से कॉलम क्रिएट हो गया, स्टैटिस्टिक्स का एक अलग से कॉलम क्रिएट हो गया। ऐसे ही सभी 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 करियर्स से रिलेटेड जो भी स्किल्स थी उनसे रिलेटेड हर एक कॉलम क्रिएट हो गए हैं। तो जो हमारा स्किल मैट्रिक्स के अंदर यही स्टोर है कि इस करियर हो गया, तो करियर डेटा साइंटिस्ट के लिए पाइथन की जो रिक्वायर्ड, जो पाइथन की जो TF IDF वैल्यू आई है वो 0.7 आई है, और स्टैटिस्टिक्स की 0.7 आई है, और HTML की 0.0 और CSS की 0। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पाइथन को आना जरूरी है और स्टैटिस्टिक भी आना जरूरी है, लेकिन HTML CSS की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि HTML CSS ये जो वेब डेवलपर का कोर्स है और उसके अंदर डेटा साइंटिस्ट के अंदर में पाइथन और स्टैटिस्टिक्स का आना ही जरूरी है। यही होता है हमारा TF IDF टोराइजर, ये हमें कैलकुलेट करता है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज हैं 0, 0 हैं, तो इसके अंदर तो इस डेटा साइंटिस्ट के अंदर पाइथन की जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा है HTML कंपेरिजन में। तो अगर हम रिकमेंड करेगा हमारा सिस्टम डेटा साइंटिस्ट को, अगर रिकमेंड करेगा तो उसके अंदर हमारी पाइथन और स्टैटिक्स की को ही रिकमेंड करेगा और HTML और CSS को अवॉइड कर देगा। इसी तरह वेब डेवलपर के अंदर भी आप देखेंगे, वेब डेवलपर के अंदर पाइथन की जरूरत नहीं होती है और स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें जरूरत होती है किसकी, HTML और CSS की। तो यहाँ पर पाइथन के लिए, यानी कि वेब डेवलपर के अंदर पाइथन के लिए जो TF IDF वैल्यू आई है 0.0 है, यानी कि इसके अंदर कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू भी 0.0, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और HTML की इंपॉर्टेंस है, वेब डेवलपर के अंदर HTML की इंपॉर्टेंस है, तो उसकी जो TF IDF वैल्यू आई है वो 0.7 आई है। और जो TF IDF वैल्यूज आती हैं वो 1.0 से लेकर 1 के बीच में आती हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो स्किल मैट्रिक्स क्या है, इस अ बिग टेबल ऑफ नंबर, एक बड़ा सा टेबल है वेयर ईच रो, यहाँ पर सभी रो क्या रिप्रेजेंट करती है, करियर, जितने भी रोज हैं वो करियर को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि एक डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर और हमारे UX UI डिजाइनर, ये सारे हमारी ईच रो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, करियर को। और ईच कॉलम, जो हमारे कॉलम्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे स्किल्स पर, यानी कि जो हमारी ये दे दीजिए हैं, ईच रो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे करियर को, यानी कि AI इंजीनियर, UX UI डिजाइनर भी हमारे करियर को रिप्रेजेंट करेंगे। और ईच कॉलम, यानी कि ईच कॉलम जो होगी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्किल्स को, यानी कि पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और ये डिजाइन थिंकिंग, फिग्मा, UX, ये सब कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्किल मैट्रिक्स होल्ड अ 2D टेबल, ये स्किल मैट्रिक्स हमारी जो वेरिएबल है वो एक 2D टेबल को होल्ड कर रहा है, जिसके अंदर रोज, करियर, डेटा साइंटिस्ट, कॉलम्स हैं और यूनिक स्किल्स, ये मेरी यूनिक स्किल्स हैं वो एज अ कॉलम्स क्रिएट हो गई, जैसे कि पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, HTML, CSS। वैल्यूज क्या बताते हैं, तो इसके अंदर वैल्यूज में क्या बता रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट स्किल, यानी कि उस स्किल की इंपॉर्टेंस कितनी है फॉर दैट करियर, उस करियर के लिए, यानी पाइथन की इंपॉर्टेंस कितनी है, इसको डेटा साइंटिस्ट के लिए पाइथन की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो क्या बता रही है, वो ये वैल्यूज जो है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये कैलकुलेटेड बाई TF IDF, जो कि TF IDF से ये कैलकुलेट हुई है। फिर इसके बाकी आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, शायद उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि स्किल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या स्टोर है। अब इसको जो है सेकंड PDF है उसमें समझते हैं।
जो हमने टी एफ आई टी एफ इसको कैलकुलेट किया था वो कैसे कैलकुलेट था वो तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हिसाब से लेते हैं, एग्जाम्पल विथ करियर्स। सपोज वी आर 2 करियर्स, हमारे पास सिर्फ 2 करियर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट और वेब डेवलपर। वैसे वैसे तो हमारे पास यहाँ पर 4 करियर्स हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले सिर्फ 2 ले रहे हैं, 2 करियर्स ले रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट और वेब डेवलपर, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए हमें कहता चाहिए पाइथन, स्टैटिक्स और एमएल चाहिए, एमएल रिक्वायर्ड स्किल चाहिए। और वेब डेवलपर के लिए हमें एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये हमारी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वेब डेवलपर के लिए। स्टेप 1, बिल्ड वोकैबुलरी। उससे पहले हमें वोकैबुलरी वो बिल्ड करना होगा, जैसे कि पाइथन की वोकैबुलरी के अंदर क्या है कि जितने भी यूनिक वर्ड्स आएंगे तो पाइथन जो कि रिपीट नहीं होंगे, पाइथन है, स्टैटिस्टिक्स है, एमएल है, फिर इसके बाद एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट, ये भी सारी यूनिक वर्ड्स हो गए। स्टेप 2 क्या होगा, टीएफ वैल्यूज। अब इन टीएफ वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। टीएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी फार्मूला क्या था, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ था, ये एक फार्मूला था कि नंबर ऑफ टर्म अपीयर्स इन डॉक्यूमेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन डॉक्यूमेंट। तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये फार्मूला था जिसके अंदर हमें टीएफ वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। तो जो करियर है उसके लिए हमें, करियर के अंदर जो डेटा साइंटिस्ट है उसका जो टीएफ, उसके लिए जो हमें पाइथन का जो टीएफ वैल्यू है वो 3 डॉक्यूमेंट में से, यानी कि ये आप लोग देख पाएंगे डॉक्यूमेंट 3 में से 1 बार पाइथन आया है, ये पाइथन आप लोग देख पाएंगे 1 बार आया है, और स्टैटिक्स भी 1 बार आया है। टोटल नंबर डॉक्यूमेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 है पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और एमएल। पाइथन स्टैटिक्स कितने हो गए, 3 हो गए, और 3 में से कितनी बार आया, पाइथन 1 बार आया है, स्टैटिक्स भी 3 में से 1 बार आया है, एमएल भी 3 में से 1 बार आया है, और जो एचटीएमएल है 3 में से 0 बार आया है। जो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये 0 बार आया है, और सीएसएस भी 0 बार हो, जावास्क्रिप्ट भी 0 बार है, ये 0 बार आया है। इनकी इस टोटल वोकैबुलरी के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया है उन सब की वैल्यूज हैं। और इसी तरह हमें वेब डेवलपर के लिए भी जो है उनका टीएफ वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया था। वेब डेवलपर के लिए हमने पाइथन, जो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 0 बार है, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग चेक करेंगे पाइथन की वैल्यू कितनी बार आई है, तो 0 बार आई है, और स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू भी 0 बार है। सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में आप लोग फोकस करिए, इस डॉक्यूमेंट के अंदर स्टैटिस्टिक्स को देखिए कितनी बार आया है, 0 बार आया है, मशीन लर्निंग भी 0 बार आया है, और एचटीएमएल आप लोग देख सकते हैं 1 बार आया, तो 3 में से 1 बार, और सीएसएस 3 में से 1 बार, और जावास्क्रिप्ट 3 में से 1 बार। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2, यानी कि 2 करियर को रख के मैंने टीएफ वैल्यूज को कैलकुलेट किया, जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर हमने टीएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, पाइथन, स्टैटिक्स, एमएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डाटा साइंटिस्ट और वेब डेवलपर के लिए हमने टीएफ वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। आप क्या करेंगे, इसकी हम आईडीएफ वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। तो वही सेम एग्जांपल यहाँ पर भी लिया हमने, और अब हम क्या करेंगे, आईडीएफ वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथन अपीयर्स इन 1 डॉक्यूमेंट, आईडीएफ इसको जो, तो पाइथन जो हमारा कितनी बार आया था आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर पाइथन 3 में से सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट में से सिर्फ 1 बार आएगा। इसका जो आईडीएफ स्कोर यहाँ पर लोग देख पाएंगे, अपीयर्स 1 डॉक्यूमेंट, ई डॉक्यूमेंट में जो हमारा पाइथन अपीयर हुआ था उसका जो आईडीएफ स्कोर होगा वो होगा 0.693। स्टैटिस्टिक्स भी 1 बार आया तो उसका भी जो आईडीएफ स्कोर होगा वो 0.693। एमएल 1 बार, तो सबका ये आपको देखना, एचटीएमएल, सीएसएस सबका जो है आईडीएफ वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब टीएफ आईडीएफ निकालेंगे। ये अभी तक हमने टीएफ निकाला, फिर आईडीएफ निकाल, क्या करेंगे हम, टीएफ मल्टीप्लाई आईडीएफ, जिससे हमारा क्या होगा, फाइनल टीएफ आईडीएफ आ जाएगा। तो इस करियर के अंदर डेटा साइंटिस्ट का जो टीएफ आईडीएफ वैल्यू है, डेटा साइंटिस्ट के लिए जो पाइथन की टीएफ आईडीएफ वैल्यू है वो है 0.231, और डेटा साइंटिस्ट करियर के लिए स्टैटिस्टिक्स की जो टीएफ आईडीएफ वैल्यू है 0.231, और एमएल के लिए 0.231। तीन के लिए सेम है। जो एचटीएमएल के लिए जो टीएफ आईडीएफ वैल्यू है 0 है, और सीएसएस के लिए भी 0 है, और जावा के लिए भी 0 है। तो अगर आप लोग रियल लाइफ में भी देखेंगे तो डेटा साइंटिस्ट के लिए हमें पाइथन, स्टैटिक्स और एमएल की ज़्यादा जरूरत होती है, ना कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की। तो इस हिसाब से इसने यहाँ पर टीएफ आईडीएफ वैल्यू को कैलकुलेट किया है और वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर हिसाब में लिखा था, तो उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कि हम लोग को मैंने यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको देख सकते हैं, ये वेक्टर्स हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर हो गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा वेक्टर हो गया, तो वैल्यूज को वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि एरे के फॉर्म में वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को टीएफ आईडीएफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अगर आप लोग को अभी थोड़ा सा डाउट है तो आप लोग यूट्यूब पे जाना, वहाँ पर आप लोग वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोग सर्च करते हैं टीएफ आईडीएफ के बारे में और अपने आप से थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ सकता है।
क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, तो मैं इतना ही समझा सकता था, इसके अलावा मैं समझा नहीं पाऊंगा, मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है। बिना राइटिंग पैड के इसे समझाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो मैं चलता हूँ अपने कोविड के ऊपर, जो बाकी के कोड बचे हैं उनको लिखता हूँ और कंप्लीट करता हूँ फटाफट प्रोजेक्ट को। तो ये मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करा दूँ और इस ऐप डॉट पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सभी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने इनकी जो हमारी रिक्वायर्ड स्किल थी इनको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया वैल्यूज़ में। फिर इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक यूजर वेक्टर्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, यूजर वेक्टर्स। यूजर वेक्टर नाम को मैंने एक वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ तक तो मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड स्किल को मतलब कि जो है ट्रांसफॉर्म किया। तरफ जो यूजर डालेगा वो यूजर भी तो यहाँ पर इनपुट डालेगा अपनी, जैसे कि पाइथन में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया था। ये यहाँ पर यूजर भी इनपुट डालेगा, जब यूजर इनपुट डालेगा उसको भी तो हमें कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हम उसका जो प्रोसेस है वो भी सेम है। तो यूजर वेक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा आ जाएगा वेक्टराइजर डॉट फिट और वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म। हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना होगा, फिट नहीं करना होगा। यूजर जो वैल्यू चाहिए डायरेक्ट हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे वेक्टर्स में, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर किया सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। वैल्यूज को वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा ऑटोमेटिक, आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म। और हमें किस पर ट्रांसफॉर्म करना है, जो भी हमारा यूजर इनपुट आएगा वो सब, और एमटीएस नहीं, पास ऑन यूजर इनपुट। जो हमने यूजर इनपुट वेरिएबल यहाँ पर बनाया था उसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया था इसको भी यहाँ पर पास कर दिया है। अभी यूजर से इनपुट डालेगा उसको भी हमें एज अ नंबर में कन्वर्ट करना होगा। अपने यूजर जो डालेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में डालेगा और उसको हमें कन्वर्ट करना होगा नंबर के फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने के बाद उसको इसको यहाँ पर यूजर वेक्टर के अंदर स्टोर कर देंगे। तो हमारे पास दो वेक्टर क्रिएट हो गए, यूजर वेक्टर क्रिएट हो गया और एक स्किल मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। इसके अंदर भी वेक्टर्स हैं और इसके अंदर भी वेक्टर्स हैं। हम इन दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे और के बीच में वेक्टर्स को कंपेयर करके कोसाइन सिमिलैरिटी को निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है, फिर सिमिलैरिटी स्कोर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, सिमिलैरिटी स्कोर। और उसके अंदर क्या करते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी को हम कॉल कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर इंक्लूड किया था कोसाइन सिमिलैरिटी, यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं। और उसके अंदर यूजर इनपुट यानी एक वेक्टर, अब कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है इसको भी आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। यूजर इनपुट यूजर वेक्टर कॉमा स्किल मैट्रिक्स, ये जो हमारे वेक्टर्स आएंगे अब उनको वेक्टर्स के ऊपर ये परफॉर्म करेगा और फिर कोसाइन सिमिलैरिटी को निकालेगा। और यहाँ पर डॉट फ्लैटन लगा देते हैं। अब ये काम क्या करके मुफ्त आपको थोड़ा सा इस कोसाइन सिमिलैरिटी को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस कोसाइन सिमिलैरिटी को समझने के चलते हमने क्रोम पर और यहाँ पर हमने ChatGPT पे सर्च कर रखा है व्हाट इज कोसाइन सिमिलैरिटी, जिसने हमें आंसर दिया है और उसकी मदद से समझते हैं कि कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है और कैसे काम करता है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी का उसका फार्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, कहाँ है, हाँ ये फार्मूला होता है कोसाइन सिमिलैरिटी का फार्मूला होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करता है, सबसे पहले वेक्टर्स लेता है। हम बस वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। कोसाइन सिमिलैरिटी का मतलब सिस्टम ये होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में उसकी जो है सिमिलैरिटी को कैलकुलेट करता है और उसको जो आंसर है वो बताता है कि दो वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में उनकी सिमिलैरिटी कितनी है, तो उनको ये बताता है। तो एक वेक्टर हो गया एक वेक्टर हो गया बी, तो हमको उनके बीच की सिमिलैरिटी को चेक करना है कि कितनी है। तो वेक्टर ए के अंदर 1 2 3 है और वेक्टर बी के अंदर 2 3 4 है। तो ये हमें कोसाइन सिमिलैरिटी बताएगा कि इन दोनों वेक्टर के बीच में इनका सिमिलैरिटी स्कोर कितना है। तो सबसे पहले क्या करें, डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए और बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 से और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो हमने ए और बी का जो है वो निकाल लिया है डॉट प्रोडक्ट। फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर ए, तो ये ए और बी इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 14 और अंडर रूट 29। तो कोसाइन सिमिलैरिटी का फार्मूला कुछ ऐसे होता है, ए डॉट बी, पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनका जो है मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो उसको डिवाइड कर देते हैं उनकी मैग्नीट्यूड से। तो 20 और मैग्नीट्यूड 14 अंडर रूट 29, 20 और अंडर रूट 406, इसका जो आंसर आया हुआ है 0.993। तो इन दोनों के बीच में जो वेक्टर हमारे ए और बी हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कोसाइन सिमिलैरिटी 0.993 मींस द वेक्टर आर वेरी सिमिलर। ये दोनों वेक्टर हैं काफी सिमिलर हैं, ये एक दूसरे से काफी सिमिलर है। अगर इसकी मेरा वैल्यू को देखेंगे तो 1 2 3 4,
वैल्यूज भी काफ़ी सिमिलर में नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यूज थोड़ा यूनिक है 4/4। तो इसी वजह से इसका जो कोसाइन सिमिलरिटी वो 0.99 के पास आया है। यानी कि ये कोसाइन सिमिलरिटी हमारा सिंपल स्पैनिंग मतलब ये जो हमारे कोसाइन सिमिलरिटी होता है, ये हमें ये बताता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितना सिमिलर है। तो वही सिमेट्रिक स्कोर के हिसाब से हम मॉडल को जो हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो कोसाइन सिमेट्रिक के फार्मूले के हिसाब से ये जो यूजर इनपुट है, ये हमारा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए, और ये स्कूल मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये हमारे वेक्टर्स की स्टोर है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, आप लोग देख पाएंगे ये सब वेक्टर्स के फॉर्म ही स्टोर है। ये हमारा वेक्टर हो गया, एक ए वेक्टर हो गया, ये ऐसे वेक्टर्स ही स्टोर है, एरे के फॉर्म में स्टोर है। और यूजर इनपुट के अंदर भी वेक्टर्स ही स्टोर है। तो दोनों कोसाइन सिमेट्रिक क्या करता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में सिमिलरिटी स्कोर को कैलकुलेट करता है। तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो जाके इस सिमिलरिटी स्कोर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, एक नया सा वेरिएबल बनाते हैं df, उसके अंदर मैच कॉलम बना लेते हैं मैच, और इसके अंदर क्या डाल देते हैं, सिमिलरिटी स्कोर को इसके अंदर हम डाल देते हैं। इन जो भी सिमिलरिटी स्कोर ने कैलकुलेट किया था वो सब कुछ चला जाएगा इस मैच कॉलम के अंदर। यानी जो मैंने एक मैच नया कॉलम बनाया तो इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ तक सबसे शेड्यूल क्लियर है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा हुआ है यहाँ पर। अभी तो वैसे में ज़्यादा कोड लिखा ही नहीं है, हमारा सारा टाइम तो सिर्फ इस वेक्टर ऐसे को समझाने नहीं चला रहा है, फिर तो छोटा सा है। तो अगर आप लोग वेक्टर ऐसे के बारे में आइडिया अगर आप लोग को पहले से है, आप लोग तो समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ रिकमेंडेशन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। रिकमेंडेशन नाम बनाने को वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर क्या करेंगे, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज को हम सॉर्ट करेंगे, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको हम सॉर्ट करके इसके अंदर डालेंगे। जो हमारा मैच कॉलम है इसके अंदर वैल्यूज हैं, वैल्यूज कैसे हैं, जो हमारी सिमिलरिटी स्कोर उनकी वैल्यूज इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो हम सॉर्ट करेंगे, कैसे सॉर्ट करेंगे, बाई मैच कॉलम से। यहाँ पर स्कोर भी देते हैं मैच स्कोर, तो इसको हम सॉर्ट करेंगे मैच स्कोर से, और असेंडिंग फॉल्स कर देंगे। हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, पहले हाईएस्ट फिर लोएस्ट, तो असेंडिंग फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे डॉट हेड, हमें कितनी चाहिए, सिर्फ टॉप 3 की वैल्यूज ही चाहिए। तो मैंने वेरिएबल बनाया रिकमेंडेशन, जिसके हमने df डॉट सॉर्ट वैल्यूज मेथड का यूज़ किया, जो कि पांडास का होता है, जो कि सॉर्ट वैल्यूज को काम आता है। वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए वही मैच इसको, यानी कि इस मैच कॉलम के जो कि वैल्यूज स्टोर है उनके हिसाब से हमें सॉर्ट करना असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे पहले हमारा बड़ा वैल्यू होगी, फिर छोटी वैल्यू होगी, फिर छोटी वैल्यू होगी। और डॉट हेड क्या करेगा, ऊपर से टॉप 3 वैल्यूज को हमें रिकमेंड करेगा। और इसके बाद हम लिखेंगे st डॉट सब हेडर, इसके अंदर लिख लेंगे रिकमेंडेड करियर देंगे। और इसके बाद st डॉट टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्या होगा, ये टेबल st डॉट टेबल से टेबल क्रिएट कर पाएंगे, स्ट्रिंग की हेल्प से टेबल क्रिएट कर पाएंगे। तो स्टोर के अंदर आप रिकमेंडेशन, तो इसके बाद ये लिस्ट पास करेंगे। और इसके अंदर करियर, हम कितने कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, करियर और एक मैच स्कोर। पहला जो हमारा कॉलम होगा करियर, और जो दूसरा हमारा होगा मैच स्कोर। टेबल में हमने टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर हमने करियर और मैच स्कोर 2 कॉलम का हमने जो है बना लिया। मैच स्कोर, मैच और स्कोर, हमने 2 कॉलम जो है हमने क्रिएट कर लिए। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, जो भी चेंजेस हुए यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि मान लो यूजर आया और उसने डाला कि यहाँ पे ये इनपुट डाली, उसने फाइंड करे बटन पर क्लिक किया, जैसे उसने क्लिक किया उसको यहाँ पर मिला एक एरर, इस पैरामीटर मस्ट बी एन एरर लाइक स्पार्स मैट्रिक्स स्पॉट इंस्टेड। थोड़ा सा मैं को समझता हूँ। तो यहाँ पर आ गई है एरर, और इसके अंदर लिखा है द एक्स पैरामीटर ऑफ कोसाइन सिमिलरिटी मस्ट बी एन एरे लाइक और स्पार्स मैट्रिक्स बट गॉट पाइथन स्टैटिक्स एचटीएमएल इंस्टेड। ओके, इसका मतलब हमारे पास जो कोसाइन सिमिलरिटी है, ये इसके अंदर एक्स पैरामीटर जो यूजर इनपुट, तो यहाँ पर यूजर इनपुट नहीं होगा, यहाँ पर होगा यूजर वेक्टर। क्योंकि हमने यहाँ पर यूजर वेक्टर वेरिएबल का यूज किया था, इसके अंदर यूजर जो वैल्यू डाली थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था यूजर वेक्टर के अंदर। अब ये हमको हमारा प्रोटेक्शन करके देगा। 3 मिनट जिसको अगला सत्तर पेज को रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर फाइंड करियर पर क्लिक करते हैं।
और ये देख सकते हैं आपने करियर को रिकमेंड करके दिया। सॉरी पाइथन और स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट डालते हैं और फाइंड करियर पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है सजेशन देगा कि आपको कौन से करियर रिकमेंड करके आपको बताया। तो अगर आपको उसकी सी आती है, पाइथन आती है, आपको स्टैटिस्टिक्स आती है और एस्टिमेट आती है, तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप वेब डेवलपर की तरफ जाएं 28% और एआई इंजीनियर की तरफ जाएं 26% और डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाएं 24.35%। आप लोग डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाएं। सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड कर रहा है वो कर रहा है कि वेब डेवलपर की तरफ आप लोग जाएं। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक हमारे मॉडल ने हमें ये तो बता दिया कि हमें क्या क्या कौन कौन सा करियर रिकमेंडेड चाहिए, वो उसने यहाँ पे बता दिया। मतलब हमने स्किल्स जानी और उसने स्किल्स के बेसिस पे हमें ये बताया कि हमें कौन सा करियर रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, उसने हमें डेवलपर, एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट जैसे कुछ करियर के बारे में मुझे बताया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा और इन्हेंस करें इसको, कि हमें जो मिसिंग स्किल्स हैं, यानी कि अगर हमें वेब डेवलपर बनना है तो उसके अंदर हमें ये स्किल तो चाहिए ही, साथ में कुछ स्किल्स अभी इसके अंदर मिसिंग है, वो भी हमें ये बताया। कि उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं वेस्ट कोड पे, उसका भी कोड लिखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कैसे ये काम होगा। तो चलिए वेस्ट कोड पे चलते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें ये बताया कि हमारा जो मॉडल है कि हमें कौन कौन से स्किल अभी मिस है हमारे इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो उस चीज़ का भी हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर एक यूजर्स स्किल्स नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। यूजर स्किल और फिल्टर हमने पाइथन के द्वारा यूज पर पाइथन में सेट को दो लेटर सुपर वही कर ले सर और तीन पे कर वन और निकाल पाएंगे प्लस और एस का उस पे आ रहा है एस्ट्रैक्ट स्पिट है दल्ले दल्ला दस्ती है रिजल्ट इससे जल्दी मैंने तक स्टेट है इतने पैर पहले प्रिंट है और उससे पहले है तो दोबारा को जो ही हुआ पर है अभी जब हमारा वैल्यू पुराने दा उनको पिंग है वो और भी दो उधर वही वो पर पता कर रहे हैं तो अभी नहीं ऊपर लोग भी नहीं नजर कर रहे हैं। फिर रात में लिख रहे है एस नंबर पर फिर कर रहेगा काम ना हो पता के पांडा रानी दच्चू को जब कर रहे हो तो हम वहाँ पर काम और डाल लेते हैं। ये 30 मिनट में पे जैसे एक्स्ट्रा स्टे चाहिए उन सभी चीजें हैंडल करेगा। ये हमारा उनका इससे ज़्यादा गलती हो तो पर इसके से ये यहाँ पर आएंगे तो और ये मंच पे और ये वो तो पानो वो मैं do ऐसा बा आइटम दिस bisa pulih terakhir ada tim ini lah dan mereka senang loh betul something dan lu ya kalau dia itu dia itu pak dari apa nanda seperti itu betul kan di daerah tadi ya dalam lu pada apa oh mungkin nama apa ya apa ya dari apa ya dari ada pak और जो हम ऊपर ये कोड को लिखा वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। सेट लोअर एस रोल्स इन यूजर आउटपुट की जवाब हम कर देंगे। यहाँ पर यूजर की जवाब लेने पड़ जाएंगे सिंपल से रिक्वायर्ड स्किल्स फाइल स्किल्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे मिसिंग स्किल्स और उसमें जो हमारी मिसिंग स्किल्स होगी कैसे कैलकुलेट होंगी, तो रिक्वायर्ड स्किल्स माइनस और जो हमारी यूजर्स स्किल्स होगी उनसे माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद ये कैलकुलेट हो जाएंगे। कैलकुलेट होकर कहाँ चली जाएंगे, मिसिंग स्किल्स के अंदर। सिंपल सा बस लास्ट के 2 लाइन कोड बचा हुआ इसको लिख देंगे फटाफट और फिर रन कर देंगे। st.write
स्ट्रिंग और राइट एफ, और यहाँ पर हम पास करेंगे एफ स्ट्रिंग। यानी आप लोग एक एफ स्ट्रिंग के बारे में आपको आई होप आप लोग को पता हो क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके बाद ट्रैवल इंस्टॉलर आएंगे थोड़ा सा शो करने के लिए। इसके अंदर हम आसपास हिट कर रही है और इसके बाद फिर ट्रैवल इंस्टॉलर आएंगे और ये एरो लगाएंगे डिजाइन के लिए लगा रहे हैं हम सब प्लॉट शो। ये लगाएंगे और ये इसके बाद मिसिंग स्किल्स फॉलो लगा के मैंने फिर यहाँ पर पास कर दिया। ये एफ स्ट्रिंग आप लोग जानते होंगे कि इसके एफ स्ट्रिंग के अंदर हम वेरिएबल के साथ साथ मैसेज भी पास कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। आप मैसेज भी पास कर रहे हैं, साथ में वेरिएबल्स भी पास कर रहे हैं इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। और इसके बाद पास कर देंगे हम कैसे और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेस और फिर डार्क ज्वाइन कर देंगे हम। इसको रन कर देंगे मिसिंग स्पेस को। इफ कंफर्म करेंगे हम इफ मिसिंग स्किल्स एल्स रिटर्न कर देंगे ना पर मिसिंग स्किल्स ओनली, तो ये होगा नहीं होंगे तो रिटर्न हो जाएगा नैन। और इसके अंदर हम वहाँ पर एफ स्ट्रिंग को यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये हमारा ग्रुप जो कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर एक बार टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको जो यहाँ पर कोड लिखा है उसको समझाते हैं। तो कहीं चलते हैं क्रोम पर और इस मॉडल को टेस्ट करते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, कहाँ करते हैं दोबारा इसको रन करते हैं अपने स्टेटमेंट को, और मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ पहले। उसको अगर वो री रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर इसके बाद जो यहाँ पर मैंने कोड लिखा उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रीमलेट ऐप डॉट पी वाई, अगर मेरा स्ट्रीमलेट का पेज ओपन हो रहा है तो इसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज पड़ी हुई है पाइथन एचटीएमएल और स्ट्रेटेजी उसी को डाल देते हैं और फाइंड वेरिएबल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ तक कोड हमारा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आ गया है एरर लिस्ट एप्लीकेशन एट्रीब्यूट डिस्प्ले। तो इस एरर को देखते हैं क्या लिखा था इसमें, डॉट स्प्लिट। तो मेरे इस मॉडल के अंदर दो एरर आए थे, इसको मैंने वीडियो को पॉज करके हैंडल किया है। तो जो पहला एरर आया था वो यहाँ पर आया था, आप वो देख पाएंगे रिक्वायर्ड स्किल्स। वैसे कोई खास एरर नहीं थे, स्पेलिंग मिस्टेक के एरर थे। एस डॉट स्ट्रिप बैक लोअर, यहाँ पर जो मैंने फॉर एस लिखा था और एस इन के बाद आप लोग यहाँ पर रो लिख लेना, अपने रो नहीं लिखा होगा बोल रहे होंगे। और रो के बाद जो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी हमारे स्किल्स की, यहाँ पर एक स्किल्स की स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ये स्मॉल एस मैंने लिख दिया था, ये कहाँ पर कैपिटल एस होगा, क्योंकि इसके अंदर आप वो देख पाएंगे यहाँ पर जो एस है वो कैपिटल था। तो आप लोग देख लेना, जो छोटी सी मिस्टेक्स हैं ये हो जाती हैं कभी कभी। तो बाकी का सब कुछ ठीक काम कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैं इस फाइंड पर क्लिक करता हूँ और ये आपको देख पाएंगे हमारा पर एक रिकमेंड कर रहा है डेवलपर की 28%, 26%, डेटा साइंटिस्ट के लिए 24%, और जो भी हमारी मिसिंग स्किल्स हैं उनको भी रिकमेंड कर रहा है कि अगर वेब डेवलपर आपको बनना है तो आपको भी जावा स्क्रिप्ट सीएसएस और रिएक्ट की स्किल आप मेरी मिस है। जब इन स्किल के साथ साथ आपको ये तीन स्किल्स को भी और सीखना होगा। अगर आप जावा और वेब डेवलपर नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो और एनएलपी भी सीखना होगा इन तीन के साथ साथ। और डेटा साइंटिस्ट में अगर जाना चाहते हैं तो आप डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग और पाइथन को भी सीखना होगा इन तीनों स्किल के साथ साथ। तो ये हमारा बेसिकली मॉडल बन गया है, ये आपको रिकमेंड कर रहा है। तो आई होप आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट के साथ।